हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर दो प्रकार से व्याख्या की जा रही है पुस्तकों की, यानी कि दो प्रकार से क्लास लिए जा रहे हैं। दो पुस्तकों की व्याख्या हो रही है, जिसमें एक पुस्तक है मनोज मिश्र की संक्षिप्त इतिहास, दूसरी पुस्तक है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे का हिंदी साहित्य का इतिहास। इन दोनों ही पुस्तकों की व्याख्या की जाती है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग अपने किसी भी टीजीटी पीजीटी या फिर नाइट की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें अभी हमारी लौकिक साहित्य चल रहा है। लौकिक साहित्य में कुछ पॉइंट हो चुके हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से, वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको इसमें। तो अभी हम देखेंगे इसका पॉइंट नंबर 6 है। इसमें है रचना रडमल छंद। बहुत ही महत्वपूर्ण आदिकालीन रचना है रडमल छंद, ठीक है। इसके लेखक माने जाते हैं श्रीधर व्यास। रचना का समय माना जाता है 1454 विक्रम, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ विशेष तथ्य हैं रडमल छंद के, तो देखेंगे रडमल छंद के विशेष तथ्य कौन से हैं। इस रचना में ईडन के राठौर राजा रडमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध प्राप्त की गई विजय का वर्णन है। महत्वपूर्ण है रडमल छंद। इसमें जो वर्णन है वो है रडमल ईडन के राजा राठौर और रडमल के द्वारा पाटन, ठीक है। ईडन के जो राजा थे राठौर रडमल, उनके द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध युद्ध हुआ और उसमें इन्होंने अपना युद्ध में विजय प्राप्त की। उसी का उल्लेख है रडमल छंद में, ठीक है। विजय का वर्णन है। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट है, वर्तमान में इसके केवल 70, ठीक है, ऊपर 84 कहीं दिए हैं, 84 इसमें माने जाते हैं, लेकिन इसमें वर्तमान में 70 छंद उपलब्ध होते हैं, जो डॉक्टर दशरथ, ठीक है, दशरथ ओझा द्वारा, दशरथ शर्मा, ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा रास और रासानवी काव्य में संकलित है, ठीक है। इनकी एक रचना है डॉक्टर दशरथ शर्मा की। उस रचना का नाम है रास रासानव्यय काव्य। उसी में इन्होंने इसका संक्षिप्त उल्लेख किया है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है रडमल छंद के। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण जो कवि हैं हमारे, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे हिंदी साहित्य जगत में, वो है अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो को माना जाता है, ये समय के आधार पर हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलिएगा कि ये तो खड़ी बोली के हैं, तो ये खड़ी बोली के जरूर कवि रहे हैं, लेकिन इनका जो समय काल है वो 1200 के लगभग है, जो आदिकाल का समय माना जाता है। आदिकाल का समय हमारा कितना है, 1000 से लेकर के 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी ये समय काल दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 1050 से 1375 आदिकाल का समय है, इसीलिए इसमें आए हैं अमीर खुसरो का समय। तो अमीर खुसरो को हम समय देखेंगे, इसमें इनका समय है 1255 ईस्वी से लेकर के 1312 विक्रम, ठीक है। ये समय है 1255 से 1312 ईस्वी अमीर खुसरो का जन्म हुआ है। जन्म स्थल देखेंगे, इनका है गांव पटियाली, जिला एटा, ठीक है। ये एटा जिला के हैं, जिसका पटियाली जगह है एक गांव, वहां पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु का समय है, मृत्यु है 1324 ईस्वी, यानी कि 1381 विक्रम, ठीक है। यहाँ 12 विक्रम है, यहाँ पर 81 विक्रम है, ठीक। पूरा नाम इनका जो माना जाता है, महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, बहुत बार आता है अमीर खुसरो का पूरा नाम। तो पूरा नाम है अब्दुल हसन, ठीक है। कोई इसे अब्दुल हसन बोलते हैं, कोई इनको अम्बुल हसन बोलते हैं। तो दोनों ही पॉइंटों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, तो अब्दुल हसन या फिर अबुल हसन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उपाधि, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसके बाद है उपाधि, सॉरी एक सेकेंड देखें हम, कुछ अलग तो नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट इनका, इसके बाद पॉइंट आता है इनका उपाधि, ठीक है। उपाधि खुसरो सुखन, ठीक है। यह है उपाधि मात्र 12 वर्ष की आयु में युजूर विद्वान ख्वाजा नियामुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो को कौन सी उपाधि 12 वर्ष की उम्र में मिली थी। तो हम बता सकते हैं कि इनको जो 12 वर्ष की उम्र में मिली थी उपाधि, वो थी खुसरो सुखन, ठीक है। खुसरो सुखन की उपाधि ने 12 वर्ष की उम्र में प्रदान की थी, ठीक है, युजूर विद्वान ख्वाजा इज़्ज़ुद्दीन के द्वारा। दूसरा है इनका उपनाम तुर्क ये अल्लाह इनको कहते हैं। दूसरा है तोताए हिंद कहते हैं इनको। और नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तानी तूती। इनका बहुत बार पॉइंट बनता है कि तोताए हिंद किसको कहा जाता है, या अमीर खुसरो को कौन सा इनका उपनाम है। तो ये 3 उपनाम है, तुर्काए अल्लाह, दूसरा है तोताए हिंद और हिंदुस्तानी तूती। ये 3 नामों से इनको जाना जाता है, 3 उपनाम हैं इनके। इसके बाद इनके गुरु की बात करते हैं, तो गुरु हैं इनके निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया इनके महत्वपूर्ण गुरु रहे हैं। बात आती है इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं इनकी लगभग 8 रचनाएं प्रचलित हैं, जो है पहली है खालिकवारी, दूसरी है पहेली, मुरकियां, गजल, 2 सुखने और नूही सिंह पर, ठीक है, नूह सिंह पर
और नेक्स्ट जो रचना है वो है नजराने ये हिंद, ये रचना है। हालात ये कन्हैया, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। तो याद करने के लिए कुछ ट्रिक का भी उल्लेख करते हैं। ट्रिक है, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है जो हमेशा आपको याद रहेगी। ट्रिक है अमीर हिंद के मालिक कन्हैया। ठीक है, अमीर हिंद, हिंद के मालिक कन्हैया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण ट्रिक है अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचनाओं को याद रखने की, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अमीर से आते हैं अमीर खुसरो, और हिंद से आते हैं नजराने हिंद, और दूसरा है मालिक से आते हैं मालिक में है खालिक को याद रखिएगा, खालिक से बने हैं मालिक। ठीक है, तो मालिक में है खालिक, और दूसरा है पॉइंट इनको हालात ये कन्हैया, यानी कि कन्हैया अमीर हिंद के मालिक हैं कन्हैया। ठीक है, इस प्रकार से इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को याद कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो अभी बताया है कि इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। साथ ही माना जाता है कि अमीर इनका जो खुसरो हैं, अमीर की उपाधि इन्हें दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये अमीर की उपाधि मिली थी, अमीर की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। एक तो है अमीर हिंद के मालिक कन्हैया, जिससे हम इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। दूसरा है कि इनकी जो उपाधि थी, अमीर खुसरो की जो उपाधि थी, वो अमीर की उपाधि किसने दी है, वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अमीर से अलाउद्दीन, इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। दूसरा है कि इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उनको भी देख लेंगे। पॉइंट है इनकी खालिक वाली रचना एक दोहा कोश है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अमीर खुसरो की कौन सी रचना दोहा कोश मानी जाती है, तो खालिक वाली है। ठीक है, इसमें तुर्की, अरबी और फारसी, हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि जो इनकी रचना थी खालिक वाली, वो एक भाषा शब्दकोश है, जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की, हिंदी भाषा का उल्लेख, उनसे रिलेटेड पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र, ठीक है, को हिंदी भाषा या फिर भाषा का ज्ञान देने के लिए इस रचना को लिखा गया था। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, इनकी नुह सिपरह रचना जो है, नुह सिपहर, ठीक है, रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट है इनको हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि हिंदी इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को। इसके बाद है ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने खड़ी बोली में सबसे पहले रचना की थी। अमीर खुसरो इसी के लिए प्रसिद्ध है कि खड़ी बोली में पहले रचना करने वाले जो कवि हैं वो अमीर खुसरो हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है पॉइंट, ब्रज और अवधी को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ इन्होंने किया था। ब्रज भाषा और अवधी भाषा को मिलाकर रचना करने का जो शुभारंभ था वो अमीर खुसरो ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है खुसरो की हिंदी रचना का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से सन 1918 में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ में प्रकाशित की थी। इनकी पहली रचना जो है 1918 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार का द्वितीय संकलन 1922 में ब्रज रत्नदास ने नागरी प्रचारी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से प्रकाशन कराया था। ठीक है, अमीर खुसरो की जो पहली जो रचना थी नागरी प्रचारी सभा में पहली रचना प्रकाशित हुई थी, वो हिंदी कविता के नाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधी का प्रथम कवि भी माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि और उलझाने वाला पॉइंट है कि किसने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है, जबकि जो अमीर खुसरो हैं वो खड़ी बोली के लिए ही प्रथम कवि माने जाते हैं, इसी के लिए वो प्रसिद्ध हैं। लेकिन यहाँ रामकुमार वर्मा कुछ अलग हटकर बोलते हैं। इनका मानना है कि रामकुमार वर्मा ने इनको अवधी भाषा का पहला कवि माना है। बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और एकदम अपोजिट पॉइंट है, तो जरूर याद रखेंगे इस पॉइंट को। इसके साथ ही ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी पहेलियाँ बहुत हैं, एक थाल मोती से भरा और सबके सर पर उल्टा धरा, ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी पहेलियाँ दी हैं। आप सभी लोगों ने जानी होंगी इनकी बहुत ही पहेलियाँ, हम बचपन में इनको खूब करते थे, तो वही इन पहेलियों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं अमीर खुसरो। ठीक है, इसके साथ और इनसे रिलेटेड पॉइंट हैं, वो हैं
मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये पॉइंट बहुत आता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस पॉइंट को जरूर जरूर अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर आप भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछो, ऐसा इन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है, कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और अगर किसी को हिंदुस्तानी भाषा में यानी कि भारत के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैलेंज इन्होंने दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसलिए आप लोग ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों को जमाना देखा है। माना जाता है कि इनके शासनकाल में, इनके समय काल में बहुत सारे विदेशी और बादशाह आए जिनका शासनकाल इन्होंने अपनी आंखों से अनुभव किया, अपनी हृदय से देखा उनको और महसूस किया है। तो जिसमें इन्होंने लिखा है गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण बादशाह रहे हैं जो इनके शासनकाल में थे, समय काल में थे, सॉरी इनके समय काल में थे, जिनको इन्होंने महसूस किया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है, खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात इनकी अरबी फारसी ग्रसित उर्दू रूप निकल पड़ी है। ऐसा इनको महसूस हुआ था कि इनकी जो भाषा है उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली का जो मिश्रित रूप है वो एक अरबी फारसी यानी कि उर्दू की भाषा का रूपांतरण है, ऐसा इन्होंने माना है प्रोफेसर आजाद सिंह ने, ठीक है, प्रोफेसर आजाद को ऐसा महसूस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, ये आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, ये सभी जानते हैं, इन्होंने मनोरंजक साहित्य बहुत लिखे हैं। दूसरा पॉइंट है खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पहेलियां, ठीक है, यहाँ पर कुछ इनकी बहुत ही जो फेमस पहेलियां हैं जिसके लिए ये जाने जाते हैं, तो वो पहेलियों को इन्होंने यहाँ उल्लेख किया है। पहली है, एक थाल मोती से भरा सबके सर पर औंधा धरा, ठीक है, ये इनकी है। दूसरा है, चारों ओर ये थाली फिरे, इसकी पूरी लाइन है, जो हमने ऊपर एक लाइन ही बोली थी, यहाँ पर ये पूरी लाइन है, ठीक है। चारों ओर ये थाली फिरे मोती इससे एक न गिरे, पूरा ये है, यानी कि इसका जो आंसर है वो है आकाश। दूसरा है, जो जो सांप ताल को खाए, ठीक है, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए, ठीक है, ये इनका है। अच्छा, एक और लाइन है इससे ऊपर, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया, ये है, यहाँ से स्टार्ट है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया। दूसरी लाइन है इसकी, जो सांप ताल को खाए सो सूखे ताल सांप मर जाए, ये महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका जो आंसर है दिया और बत्ती है, क्योंकि नारियाँ मोस्टली दीपक को जलाती हैं, तो यहाँ पर इन्होंने रिलेट करके लिखा है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया, यानी कि बत्ती को सांप जैसा बना करके उसे जला दिया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरी इनकी पहेली है, अरथ को इसका बूझेगा, अरथ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूखेगा, ठीक है। दूसरा है जिसका आंसर है दर्पण, ठीक। दूसरा है, एक नार दो को ले बैठी टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उस सुहाए खुसरो उसके बलबल जाए। पाजामा है जिसका जो आंसर है, जिसका अर्थ है वो है पजामा। पजामा के लिए इन्होंने कहा है, एक नार दो ले बैठी, यानी कि दो पजामे के पार्ट होते हैं, उसी को कहा है। इसके बाद नेक्स्ट और कुछ पॉइंट, बस इतना ही पॉइंट है अमीर खुसरो के विषय में। तो थैंक यू, जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से प्रार्थना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का फायदा जरूर उठाएं अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो थैंक यू।